माय डियर ऑल स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दें जो आपके ये तीनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। माय डियर ऑल स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो वाला बाय दानिश जमान एंड हियर इज चैप्टर नंबर 8 पावर रिसोर्सेज। और आज हम पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 2। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर जो कंटेंट है हमारा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस पढ़ेंगे, नेशनल ग्रिड सिस्टम को स्टडी करेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ेंगे और पावर रिसोर्सेज और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असरात को पढ़ेंगे। सो रिमेंबर माय डियर ऑल स्टूडेंट, मिनरल ऑयल हैव 3 डिफरेंट प्रोसेसेस: ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल रिफाइनिंग एंड यूजेस ऑफ ऑयल। सबसे पहले हम ऑयल को ड्रिल करते हैं, देन ऑयल को रिफाइन करते हैं और उसके बाद उसे यूज करते हैं। सो सवाल ये है कि हम ऑयल को कैसे ड्रिल करते हैं। सो हियर इज द प्रोसेस ऑफ ऑयल ड्रिलिंग। और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक पिक्चर है, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट। और ये किस तरीके से काम करता है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑयल ड्रिलिंग। सो ऑयल ड्रिलिंग एक्चुअली ऑयल इज अ लिक्विड इज नॉर्मली ट्रैप्ड इन द डीप अंडरग्राउंड। नॉर्मली जो हमारे समुद्र की तह के भी, जमीन के भी नीचे जो है वो ऑयल मौजूद है, जिसे हम पंप्ड करके ऊपर की तरफ निकालते हैं। वेल्स आर ड्रिल्ड, मतलब वेल्स बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड ऑफ द, कभी समुद्र के अंडरग्राउंड, इवन कि कभी कभी अर्थ के अंडरग्राउंड पर भी वेल्स को ड्रिल किया जाता है। और उसके बाद पंप अप लिक्विड फील आउट ऑफ द ग्राउंड। तो होता ये कि हम उसके ग्राउंड के अंदर से ऑयल को बाहर निकालते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ग्राउंड के अंदर से ऑयल को बाहर निकालने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ड्रिल करते हैं तो ऑयल का प्रेशर इतना ज़्यादा तेज होता है कि ऑटोमेटिकली ऑयल जो है वो पंप्ड होकर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमें बाकायदा मोटर लगाकर, हैवी मोटर लगाकर ऑयल को ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है। देन डायरेक्ट रिग इज सेटअप टू ड्रिल इन ऑर्डर टू गेट ऑयल। जो भी आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कहलाता है डायरेक्ट रिग, जिसको सेटअप किया जाता है ताकि हम जमीन के अंदर उसे ड्रिल कर सकें और उसके अंदर से ऑयल को बाहर की तरफ खींच सकें। देन डायरेक्ट आर लार्ज स्टील स्ट्रक्चर। और जो अभी आप डायरेक्ट देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सा एक लार्ज स्टील का स्ट्रक्चर होता है। और ये आपको देखने में भी अंदाजा हो रहा होगा किस तरीके से इसको समुद्र में सेटअप किया गया है। ये भी एक अपने में खुद एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। देन नेक्स्ट इज ऑयल रिफाइनिंग। ये जो आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, इसमें अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग ऑयल को रिफाइन किया जाता है। जैसे क्रूड ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड इन द रॉ स्टेट, मतलब जो क्रूड ऑयल जमीन से निकाला जाता है उसे हम रॉ स्टेट में यूज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा निकाला वैसे यूज कर ले, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा ब्लैक होता है। ऑयल मस्ट बी प्रोसेस्ड और रिफाइंड इनटू प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोलियम, डीजल और कैरोसिन ऑयल। मतलब अगर हमें ऑयल को यूज करना है तो हमें या तो उसको पेट्रोल बनाना पड़ेगा, डीजल बनाना पड़ेगा या फिर कैरोसिन ऑयल बनाना पड़ेगा। देन रिमेंबर कि ऑयल जो है अगर हम क्रूड खरीद के खुद ही रिफाइन कर ले तो वो हमें सस्ता पड़ता है बनिस्बत इसके कि अगर हम रिफाइंड पेट्रोल परचेज करेंगे तो वो हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि भाई हम जो है वो ऑयल को सबसे पहले इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट करके उसे खुद ही अपने घर में, मतलब जिस भी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर, हम खुद ही सही इसको रिफाइन कर ले। लाइक पाकिस्तान के अंदर अटक ऑयल रिफाइनरी को सेटअप किया गया था पॉर्टर प्लेट्यू में, ताकि हम अपने क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकें। और इससे पहले भी पार्को भी एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का जिसके अंदर हम ऑयल को रिफाइन किया करते थे। देन यूज ऑफ ऑयल, ऑयल का यूज़ कैसे कैसे होता है। तो आप सबसे पहले यूज दिस प्रोडक्ट, हम जब ऑयल को यूज़ करेंगे तो एज अ प्रोडक्ट वो क्या क्या चीज़ें बना सकता है। वैक्स बना सकता है, प्लास्टिक बना सकता है, डिटर्जेंट बन सकता है, फर्नेस ऑयल बन सकता है, केमिकल ऑयल बन सकता है। और अगर हम पावर रिसोर्स की बात करें तो ऑयल से हम थर्मल पावर बना सकते हैं और हीटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। बिजली नॉर्मली जनरेट होती है, आपके घर में जनरेटर भी होता है, तो जनरेटर के अंदर भी आप पेट्रोल डालते हैं तो आपका जनरेटर स्टार्ट होता है। इसका मतलब आपका ऑयल एज अ पावर भी हम इस्तेमाल करते हैं। देन लास्ट यूजेस एज अ मोटर फ्यूल। रिमेंबर हमारा जो ऑयल होता है उससे हम पेट्रोल, डीजल और इंजन ऑयल, एरोप्लेन के लिए भी ऑयल बनाते हैं, जिससे हम हाई ऑक्टेन ऑयल भी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। तो मोटर फ्यूल, इसका मतलब बहुत सारे मोटर्स होती हैं जो बाकायदा ऑयल को यूज़ करके ही चलती हैं। बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जो नॉर्मली इसी को यूटिलाइज करके बनाई जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसकी बात करनी पड़ेगी हमें डिस्कवरी, गैस में क्या कंटेन करता है और गैस में पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गैस पाया जाता है। सो let's start with the number 1 is natural gas is an important fuel found above the oil in oil bearing rocks। remember ये वो जगह है जहाँ पर ऑयल बेयरिंग रॉक्स पाए जाते हैं। और मसला ये है कि नेचुरल गैस जो है वो ये भी बिल्कुल पेट्रोल की जगह पर ही मौजूद होता है। पेट्रोल से बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है गैस, और अगर हम पेट्रोल निकालते हैं तो कभी कभी उसके साथ गैस भी निकल कर बाहर आ जाती है। रिमेंबर व्हेन द नेचुरल गैस इज कूल डाउन एट अ वेरी लो टेम्परेचर, जब हम गैस को ठंडा कर देते हैं कूल टेम्परेचर में, तो यही वो गैस होती है जो बाद में बन जाती है एलपीजी, जो नॉर्मली आपकी पावर करती है आपकी गाड़ी को। इट पावर्ड योर कार, इट पावर्ड योर इवन ट्रक्स, इट कैन पावर्ड योर बाइक्स। तो एलपीजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इवन कि हमारे घर में जो कुकिंग में जो सिलेंडर्स हम इस्तेमाल करते हैं ये एलपीजी गैस ही होती है। देन नंबर 2 इज़ दैट के गैस क्या क्या कंटेन करता है।
नेचुरल गैस मेड अप ऑफ मैनी गैसेज स्पेशली मीथेन, प्रोपेन, इथेन एंड ब्यूटेन। ये वो टाइप्स हैं जो गैस हमारा कंटेन करता है, जो ज़मीन से निकलता है बाहर की तरफ। तो उसके अंदर या तो मीथेन होता है, तो प्रोपेन होता है, इथेन और बुटेन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान में जो है वो गैस डिस्कवर हुई थी 1952 में सुई के इलाके बलूचिस्तान में। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है उन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया था। और गैस को सप्लाई किया जाता है थ्रू लॉन्ग पाइपलाइंस विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द बलूचिस्तान टू पिशावर एंड इवन पंजाब। मतलब आप सोचे कि बलूचिस्तान से लेकर उसे पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में लाइक KPK और पंजाब इवन के सिंध में भी बलूचिस्तान का गैस पहुंचता है सुई से। सुई इज़ अ प्लेस विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1952। ये भी एक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी इज पावर दैट इज रिलीज फ्रॉम द एटम्स। रिमेंबर इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। है वो पावरफुल एनर्जी है इवन कि जो सन को भी खुद से पावर देता है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि सन के अंदर भी जो एनर्जी है एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। पाकिस्तान ऑल्सो यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन, क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी जनरेट करता है। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर रिसोर्सेज के? सो हियर वी गो विद द एडवांटेजेस। पाकिस्तान इज डेफिशिएंट ऑफ कोल एंड ऑयल। न्यूक्लियर एनर्जी कैन रिजॉल्व अवर प्रॉब्लम। एज यू नो कि हमारे पास हम एफिशिएंट नहीं है कोल और ऑयल में, तो न्यूक्लियर जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है इज लेस देन 500 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन 3 मिलियन मोर टाइम एनर्जी देन द सेम वेट ऑफ कोल। इसका मतलब ये है, आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 500 ग्राम यूरेनियम जो है वो इनफ है किसके लिए? तकरीबन 3 मिलियन एनर्जी जो वो जनरेट कर सकता है, और ऑयल और कोल से कहीं ज़्यादा। देन पाकिस्तान आपको पता है डेवलपिंग कंट्री है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक प्रोसेस में है, तो न्यूक्लियर उनके पावर को स्पीड अप कर सकता है कि न्यूक्लियर कैन बी स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन डिसएडवांटेज वहीं पर यह है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो डेंजरस रेस प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए कैंसर का बाइस बन सकता है। चिल्ड्रन जो है वो डिसेबल्ड पैदा हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड ये कि उसका वेस्ट भी इतना डेंजरस होता है कि भाई वो भी काफ़ी टाइम तक वो एक्टिव रहता है, और उसकी एक्टिव रहने की वजह से जो प्रोसेसिंग और स्टोरिंग का जो वेस्ट है वो बड़ा एक मुश्किल मरहला है। समुंदर के तह में जाके उसको डिस्पोज करना पड़ता है, और वो भी ईजी नहीं है, एक्वेटिक एनिमल के लिए डेंजरस होता है। देन पाकिस्तान डोंट हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्स। हमारे पास कोई इतना खास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड भी कर सकें। सो नॉर्मली हमारे पास जो है वो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स भी एक डिसएडवांटेज है नेचुरल न्यूक्लियर रिसोर्स का। माय डियर ऑल स्टूडेंट, अब इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमने कुछ ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को निकाला है, जिससे ऑयल, गैस और न्यूक्लियर और अदर कोल एनर्जी से हमारी जान छूटे, ताकि वो एक्सपेंसिव जो है उसको हम ज़्यादा यूज़ ना करें। तो उसके लिए हमारे पास है कुछ ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें। इस पर हम अपन नंबर 1 है विंड पावर, सेकेंड है सोलर पावर, देन हमारे पास है जियो थर्मल, देन उसके बाद है हमारे पास वेव पावर, देन हाइड्रो पावर एंड देन बायोमास। ये सारे वो ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स हैं जिसका हम ऑयल को, गैस को, कोल को या फिर न्यूक्लियर को रिप्लेस कर सकते हैं। रिमेंबर दे आर सेफ, दे आर ग्रीन एंड दे आर वैल्यूएबल, दे आर गुड एंड एफिशिएंट एज वेल, लेकिन नॉट मोर एफिशिएंट देन ऑयल एंड गैस, बट दे आर एफिशिएंट। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज जा रही हैं, इवन कि चाइना तो बहुत इसके ऊपर लगा हुआ है कि वो अपनी तकरीबन सारी ही एनर्जी, जितना भी एनर्जी है वो सोलर से जनरेट करे। तो उसके लिए आज की दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं। लाइक आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, इलेक्ट्रिक बाइक्स तक आ गई, इवन के लोगों ने घरों में सोलर लगाना शुरू कर दिया ताकि वो क्या कर सके, ऑयल गैस से चलने वाली चीज़ों को रिड्यूस कर सके, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस एंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, क्या वो ऑल्टरनेटिव से रिड्यूस हो सकते हैं? सो यस इट कैन बी। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स जो हमारे पास एनर्जी है, इसकी डिमांड जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ऑयल और गैस की जो डिमांड है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। और आपको पता है कि ऑयल और गैस बड़ा एक्सपेंसिव है, तो आजकल लोग ज़्यादातर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान भाई डेफिशिएंट है ऑयल और गैस से, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसको अपना फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारे पैसे हमें देने पड़ते हैं ऑयल ख़रीदने के लिए। तो अब ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत महंगा भी पड़ता है, तो इसलिए बेहतर है ये है कि हम कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑल्टरनेटिव रिसोर्स की तरफ हम चले जाएँ। अगर हम इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहेंगे ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज में, तो हो सकता है कि हमारी जो कंट्री है उसकी कंडीशन अच्छी हो जाए, और हमारा जो है वो, हमें ये चाहिए कि जितना भी हमारा ऑयल एंड गैस का जो रिसोर्स है वो हर एमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए हम रखें ऑयल और गैस, अदरवाइज ज़्यादातर हम ऑल्टरनेट की तरफ जाएँ।
और हमारे पास ऑल्टरनेट एनर्जी के अंदर सबसे जो नंबर 1 है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिससे हमारा मुल्क बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं जिस पिक्चर में, ये एक डैम की पिक्चर है जिसपे होता ये है कि पानी जो है एक जगह पे पहले स्टॉप किया जाता है, देन उसको पेन स्टॉक से पानी को फास्ट फ्लो दिया जाता है, जिससे टरबाइन रोटेट करता है। टरबाइन रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और थ्रू द केबल्स हमारे घर तक एनर्जी पहुंचती है। देन उसके बाद है हमारे पास सोलर पावर। सोलर पावर के बारे में कौन नहीं जानता, आजकल सोलर पावर तो पावर हाउस बना हुआ है हमारे घरों का। तो ये एनर्जी वो एनर्जी है एक्चुअली जो सूरज से डायरेक्ट कनेक्टेड है। सोलर इज फोटोवोल्टाइक सेल्स विच कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड गेट चार्ज। आपके जो सोलर के अंदर छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जो नॉर्मली सूरज की रोशनी से चार्ज होकर चलते हैं। देन सोलर जो है वो आजकल कार को भी आपको पता है एनर्जी दे सकता है। सोलर जो है वो आपके रेडियोस को, कैलकुलेटर को और डिफरेंट सब के इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान में तकरीबन 200 से 250 जो है वो सनी डेज ही होते हैं, मतलब ज़्यादा तकरीबन हमारे पास गर्मी का ही मौसम है तो ये पॉसिबल है। जिस तरीके से मई जून का महीना जो भी चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो सोलर कितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है, पाकिस्तान के पास कितना पोटेंशियल है। देन सोलर की टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल पावर हाउस बनी हुई है हमारे घरों के लिए। आजकल हम अपने घरों में सोलर इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम बिजली का बिल कट ऑफ कर सकें, ताकि हम एक्सपेंसिव ऑयल की जो बिजली है उससे हम अपने आप को बचा सकें। आपको पता है कि जनरेटर बड़ा महंगा पड़ता है, जनरेटर में पेट्रोल डालो फिर उसको स्टार्ट करो, फिर वो भी इतना टाइम 1-1.5 घंटे तक जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है बिजली। लेकिन अगर आप बात करते हैं सोलर की तो इट कैन गिव यू द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द डे। देन आजकल जो है वो ये रहा है कि सोलर की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उस पर भी सोलर इंस्टॉल होता है ताकि वो दिन भर चार्ज होता रहे और रात में वो आपको रोशनी दे सके। सो हियर इज अनदर वन इज विंड पावर। अगर हम विंड पावर की बात करते हैं तो ह्यूमन यूजेस विंड पावर फॉर मैनी पर्पसेस। बहुत सारे पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शिप को चलाना हो, सेलिंग करनी हो, चाहे वो पतंग उड़ाना हो लाइक फ्लाइंग काइट्स। अगर हम चाहे जनरेट करना चाहें इलेक्ट्रिसिटी तो हम विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। विंड मिल जो है वो जब बहुत तेज़ी से घूमता है, हवा तेज़ होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे बिजली जनरेट होती है। तो विंड पावर हैज़ अ जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जनरेट हो जाता है ये भी, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली है, इतना सस्ता नहीं है लगाना ये, क्योंकि कोस्टल जोन और माउंटेनियस रीजन होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि वही सूटेबल है इसको लगाने के लिए, अदरवाइज बहुत है थोड़ा मुश्किल भी है बहुत ही। देन हमारे पास है जियो थर्मल पावर। और जियो थर्मल पावर के बारे में बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जियो थर्मल पावर एक ऐसा रिसोर्स है कि बिल्कुल इसको ज़मीन के अंदर हम इसको खोदें, ड्रिल करें यहाँ तक कि हम इतने प्लेट्स नीचे चले जाएं जिसको हम मेंटल कहते हैं, और वहाँ की जो तेज़ गैस होती है, जो वहाँ की तेज़ एनर्जी, जिसको हम सेंटर ऑफ द अर्थ कहते हैं, अर्थ का कोर भी कहते हैं, या फिर हम क्रस्ट के नीचे वाले जो एरिया होता है मैग्मा, मेंटल, ये सारे उसके अर्थ के लेयर्स हैं, तो हमें इतना नीचे तक जाना पड़ेगा कि उसकी जो लेयर्स है उससे जो है वो गैस प्रोड्यूस हो और वो तेज़ प्रोड्यूस होने वाली गैस से हम एनर्जी जनरेट कर सकें। रिमेंबर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वाकई में इससे हम प्रोड्यूस करें। तो इसकी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हमें कम मिलती है। कि देन हमारे पास टाइडल पावर, और अगर टाइडल पावर की बात की जाए तो ये भी एक रिन्यूएबल मेथड है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जो थ्रू द वेव्स होता है, मतलब समुद्र की जो वेव्स होती हैं, आपको पता है समुद्र के अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो इजीली टरबाइन को रोटेट कर सकता है। याद रखिएगा कि तकरीबन जो टाइडल के बारे में आता है कि 24 घंटे के अंदर तकरीबन 2 दफ़ा जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो वो तेज़ी से रोटेट करता है और ये भी एनर्जी जनरेट कर सकता है। टाइडल सारा एक्सपेंसिव टू बिल्ड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसको बिल्ड करना। नॉर्मली नॉर्वे में और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर जहाँ पर ये टाइडल पावर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बिल्ड करना इसको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, सेकेंडली ये कि एक्वेटिक जो लाइफ है हमारी उसको भी बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। देन हमारे पास है बायोगैस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायोगैस के बारे में आती है कि बायोगैस इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। आपको पता है जो काऊ का जो डंग होता है उससे भी बायोगैस जनरेट की जा सकती है। काऊ डंग के बारे में आता है कि भाई उस पर से मीथेन गैस जनरेट होती है जिससे हम कुकिंग और हीटिंग पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसी की जगह पर नुकसान ये है कि भाई वो एयर पॉल्यूशन जनरेट करता है, क्योंकि वो मीथेन की वजह से कहा जाता है कि भाई ये ग्रीन हाउस गैस है। रिमेंबर ग्रीन हाउस गैस जितनी भी होती हैं दे आर टॉक्सिक, दे आर हार्मफुल। देन वी हैव अ नेशनल ग्रिड सिस्टम, और नेशनल ग्रिड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास व्हाट इज नेशनल ग्रिड सिस्टम। द नेशनल ग्रिड कनेक्ट द हाइडल जनरेशन इन द नॉर्थ एंड द थर्मल जनरेशन इन द मिड कंट्री। एनजीएस इज मैनेज बाय द वापडा, मतलब नेशनल ग्रिड सिस्टम जो है इसको वापडा कंट्रोल करता है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्चुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कुछ ये है कि अगर मैं बात करूं कि ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के, ठीक है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी पूरी कंट्री के अंदर। एनजीएस सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी इज वेस्टेड इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन। याद रखिएगा जो भी हमारा नेशनल ग्रिड सिस्टम जो हमारे जनरेट करता है सारा का सारा वेस्ट हो जाता है अगर उसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए।
और याद रखिएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, बहुत दूर दूर तक किसकी लाइंस होती हैं, और मतलब ये कह लें कि गांव से लेके शहरी इलाकों से लेके उससे भी आगे तक अगर एनर्जी पहुंचती है तो थैंक्स टू नेशनल ग्रिड सिस्टम, क्योंकि वही जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है और ये बिजली प्रोवाइड करती है हमें घर तक। नेशनल ग्रिड सिस्टम यूजुअली कंट्रोल बाय वापडा, वापडा से कंट्रोल करता है, और डायरेक्टली बाय फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है दो गवर्नमेंट होती है, एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वो होती है फेडरल गवर्नमेंट। जैसे पूरे पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ एक नून लीग का है, तो इट्स मीन कि ये है फेडरल गवर्नमेंट। अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो जिस तरीके से आपके कराची के अंदर जो आपके सिंध है उस पर आपके मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं, और सिंध गवर्नमेंट है, आपको सिंध गवर्नमेंट का नाम से कौन नहीं जानता, जिसपे पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। तो ये डिफरेंस है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में। देन हमारे पास है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि गांव तक भी जो है एनर्जी प्रोवाइड करना एंड बिजली को पहुंचाना। 67.5% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरियाज, मतलब ऑलमोस्ट 67.5% आपके वो लोग हैं भाई जो गांव देहात में ही रहते हैं, जिनके पास बेसिक फैसिलिटी मौजूद नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और आपको समझ में आएगा कि प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ रूरल इज कॉल्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम उनको पहुंचाएं बिजली, गांव तक बिजली पहुंचाने को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। अगर हम उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको डेवलप देखना चाहते हैं, तो हमें उन्हें बिजली तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज इन स्मॉल विलेज इज नॉट ईजी। छोटे छोटे गाँव के अंदर अगर हम इस तरीके से बिजली को प्रोवाइड करने लग जाए तो हमें बहुत ज़्यादा बर्डन भी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा। तो हमें ये चाहिए कि हम नॉर्मली पूरे टाउन्स बनाएं और वहाँ पर बिजली प्रोवाइड करें, बनिस्बत इसके कि अगर हम एक छोटे से टाउन में इतने सारे छोटे छोटे से अगर विलेजेस बना देंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर किसी को बिजली प्रोवाइड करना, हर जगह पे अपनी ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाना। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। देन हमारे पास है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है गाँव के अंदर, कि भाई वो बायोगैस से एनर्जी जनरेट करें, सोलर एनर्जी को यूज़ करें, और इससे हमें बेनिफिट हो रहा है। याद रखिएगा कि गांव देहात में कई ऐसे इलाके हैं जो अब सोलर पे कन्वर्ट हो चुके, वो के इलेक्ट्रिक की बिजली या वापडा की बिजली को इस्तेमाल नहीं करते। सो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज़ बेसिकली सिंपल इन वर्ड कि अगर हम गांव देहात के अंदर बिजली प्रोवाइड कर दें, उनको बेसिक फैसिलिटी दे दें बिजली वाली, तो इसको हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। एंड हियर इज पावर रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमें पावर रिसोर्स की आपको पता है बहुत ज़्यादा नीड है, जिसपे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, मिनरल एक्सप्लोरेशन है, देन हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज है। अगर मैं बात कर लेता हूँ सिर्फ और इंडस्ट्रियल प्लांट, सिर्फ और सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री को छोड़ के तकरीबन हर इंडस्ट्री को आजकल एनर्जी की ज़रूरत है। सेकेंडली देखो एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो तो एग्रीकल्चर के लिए हमें फार्मिंग के लिए इरीगेशन की नीड है, इरीगेशन के लिए ट्यूबवेल की ज़रूरत है, और ट्यूबवेल बिजली से चलता है। तो अगर हमें प्रॉपर बिजली मिलेगी, हमारा ट्यूबवेल चलता रहेगा, तो हमारी एग्रीकल्चर और फार्मिंग भी बेटर हो सकती है। देन मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डेफिनेटली ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, ताकि हम बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज चला सकें, डायरेक्ट चला सकें, बुलडोजर चला सकें, ट्रक चला सकें, और इन सबको ऑयल चाहिए होता है क्योंकि सारी ऑयल पावर्ड मशीन होती हैं। और अगर हमें ऑयल नहीं मिलेगा तो हम कैसे जो है वो इजीली इनको रन कर पाएंगे, मिनरल एक्सप्लोरेशन कैसे कर पाएंगे। देन हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज है, आपको पता है आजकल फ्रीलांसिंग बहुत चल रही है। इवन मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, मैं मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ऑल इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज आर एंड IT devices such as computer, cell phone, TV, radio, gadgets run on power which required power resources। सो भाई आज के दौर के अंदर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पावर रिसोर्सेज के बगैर कोई मुल्क तरक्की कर सके। नो, जितनी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी, जितना एनर्जी मिलेगा आपको, आपका मुल्क उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होगा। आई होप माई डियर ऑल्सो दिस एक्सप्लेनेशन मस्ट बी क्लियर टू यू। और किसी कुछ भी पूछने के लिए प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं उसको दोबारा से रिस्पॉन्ड कर दूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो मैंने आपको शुरू में 3 क्वेश्चन जो बताए हैं उसे लाजमी फिल करना है, और ये क्वेश्चन आपके दोबारा से मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। प्लीज़ आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।